हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई थिंक सभी बच्चे आ चुके हैं। हम शुरू करेंगे सेशन को अपने। देखो स्ट्रैटेजी देख लेते हैं पहले एक बार हम करेंगे कैसे इसको। जैसे आपका हर रोज ये लेक्चर रहेगा 11 बजे का जो स्लॉट रहेगा, उसमें हम करेंगे क्या, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास 1 घंटा रहेगा उनको अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस होंगे आपको अभी ही मिलेंगे ताकि आप पहले से उसके बारे में पढ़ ना सके, और जो आपका स्पॉन्टेनियस दिमाग है वही उसको यूज करके आप लोगों ने लिखने हैं आंसर्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे हम आपको अभी ही देंगे। आपके पास 1 घंटा रहेगा, आपने वो लिखने हैं। 1 घंटे के बाद सेशन दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या चीज आनी थी। जिस बच्चे ने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं उसका अगले 1 घंटे बाद जो भी सेशन रहेगा वो लगाने का मतलब कोई नहीं बनता। विक्रांत, आप अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए जितने भी बच्चे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, तो ठीक है। तो जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये बात अलग है कि आपने 1 घंटा लगाया और आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने बिल्कुल 1 घंटा कुछ भी नहीं किया और बस अगले वाली वीडियो का इंतजार किया है कि डिस्कशन होगी तब मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी सेशन, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही नहीं है। तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे आपने लिखने हैं, अपने A4 साइज शीट्स पर लिखने हैं, उनकी आपने फोटो खींच के भेजनी भी है ना। आप भेजेंगे जितनी भी कॉपीज रहेंगी आपकी इस मेल पर membercbl@gmail.com, ठीक है। इस पर आप सेंड कर देना। लेकिन उससे पहले जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके बाद आपने चेंज कुछ नहीं करना अपने आंसर्स में। मतलब आपने किसी को कुछ नहीं दिखाना है कि भाई मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना नहीं आता है। आपने बस अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी जो इंप्रूवमेंट है वो करनी है। आप 1 घंटा लगाइए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपके साथ ग्रुप में एक PDF शेयर कर रही हूँ, उसमें क्वेश्चंस हैं। आपको विद मार्क्स और विद नंबर, वो जो PDF है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से उसको लिखिए, ठीक है। मैं PDF शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। किसी को डाउट है कोई बीच में? अभी किसी को कोई चीज ना क्लियर हुई कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखो आप लोगों के पास PDF आ गई होगी, मैंने शेयर कर दी है यहाँ से। आप लोगों के पास PDF आ गई होगी, चेक करो एक बार ग्रुप में ही, HCS मेंस वाले में ही, जहां पर लिंक आया है आपको जूम का, ठीक है। पहुंच गया सभी के पास ये डॉक्यूमेंट? हाँ जी। तो देखो जरा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं 5 मार्कर हैं, 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, और आपके 2 क्वेश्चन है 10 मार्कर और 2 क्वेश्चन है आपके 20 मार्कर। हमें इतना आइडिया अभी नहीं है कि जो पेपर का सेट पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर अभी रिसेंटली सेट होगा। तो हम लोगों ने सारी तैयारी रखनी है, चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे 10 मार्कर हो, चाहे 20 मार्कर हो। आपने हर क्वेश्चन लिखकर देखना है और उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी है, कितने टाइम में आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। ग्रुप में कौन ऐड नहीं है? विकास, अच्छा। कौन, कितने बच्चे जो ग्रुप में एडेड नहीं है अभी तक? जो ग्रुप में ऐड नहीं है उनके लिए ये वाली स्लाइड में यहां पर चला कर रख रही हूँ। ये सेम स्लाइड है जो मैंने भेजी है अभी, ठीक है। ये वाली स्लाइड है, ये आपने ये सारे क्वेश्चंस वही सेंड करिए। वर्ड लिमिट नहीं मैं बता रही आप लोगों को, वर्ड लिमिट पेपर में आती भी नहीं है। आपको बस मार्क्स के हिसाब से लिखना है आपने। अगर 5 मार्कर है तो आप कितनी वर्ड लिमिट रखोगे, 10 मार्कर तो कितनी रखोगे, 20 तो कितनी रखोगे, ठीक है। तो वर्ड लिमिट नहीं बता रहे हैं, मार्क्स लिमिट बता रहे हैं आपको। वर्ड लिमिट पर हम लोग आएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके आएंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस इस चीज ये करो कि अगर सिर्फ मार्क्स दे रखे हो तो आप कितने वर्ड्स में टाइम कैसे मैनेज करोगे अपना, कि 20 मार्कर को कितना टाइम देना है और 5 मार्कर को कितना टाइम देना है। क्लैरिटी है सभी को कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी 11:24 हुए हैं, आप लोगों के पास 12:24 तक का टाइम है। आपके पास 1 घंटा है। आप इन क्वेश्चंस को लिखो,
इस 1 घंटे के बाद हम लोग मिलेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन में क्या चीज आनी थी। किसी को डाउट हो तो बताओ अभी। बट बीच में आप लोग अपनी जगहों से उठेंगे नहीं कि आज 4 लिख लिए, कल 2 लिख लेंगे, अगले दिन 4 लिख लेंगे। अगले दिन के लिए अलग आपके पास मटेरियल आएगा, अलग क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो आज के क्वेश्चन आज ही लिखने हैं आप लोगों ने। किसी को डाउट है कोई अभी? नहीं, अभी मेल नहीं करना आपने, अभी सिर्फ आप लिखो, 1 घंटा है आपके पास। मेल आप क्लास की बात करना ताकि आपका इवैल्यूएशन हो जाए आंसर का, ठीक है। मेल अभी हम बाद में करेंगे आफ्टर क्लास। फिलहाल आप लोग लिखो, हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ क्वेश्चन में क्या आना था, क्या इसका तरीका है अटेम्प्ट करने का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग मेल कर देना और फिर हम अब मिलेंगे 12:25 पे। आप लोगों के पास 1 घंटा है, अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप ज्वाइन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिंक खत्म नहीं होगा, मैं सिर्फ इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ यहाँ पर। आप जूम चलाए रखिए, अगर आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा तो इसी लिंक पर कर लेना, आपने अगर लीव करना है ग्रुप को तो। चलो, आपके पास 1 घंटा है, अटेम्प्ट कीजिए इन्हें। हाँ जी, 12:25 इट इज। किस किस तक कंप्लीट हुआ जरा बताओ एक बार। और जितना हो गया उतना हो गया। अब दोबारा से अब क्लास लगाइए और देखेंगे क्या क्या चीजें हमें लिखनी थी, क्या क्या चीजें हमें नहीं लिखनी थी। बताओ जरा बाकी सारे की कितना पेपर अटेम्प्ट हुआ आप सभी का, देखो जरा एक बार। अच्छा, अभी ऑडिबल है मोनिका? वेरी लो। क्या अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक, 1 मिनट रुको, मैं फिर भी, हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट ठीक करा देती हूँ इसको। आप लोग लिखना बंद कर दीजिएगा लेकिन। हेलो, ये 2 वो लेकर आना सेल। हाँ क्या अभी क्लैरिटी है आवाज की? 1 मिनट, क्या अभी क्लैरिटी है आवाज की? सभी को क्लियर आ रही है? लो तो नहीं आ रही? मोनिका आपको? अभी भी अरे मोनिका आपकी डिवाइस की वॉल्यूम चेक करो एक बार, बाकी सबको क्लियर है? क्योंकि क्लियर है वैसे तो।
आई थिंक अब तो क्लियर होनी चाहिए। अब तो सेल्स भी चेंज कर दिए। चलो ओके, मोनिका अपने डिवाइस की वॉइस चेक करो एक बार, बाकी सबके हिसाब से क्लियर है ये। ठीक है मोनिका, ओके ओके। जी बताओ जरा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सभी ने? कंप्लीट हुआ किसी का पेपर? यस मैम। ठीक है, क्लियर है सभी का, और अटेम्प्ट भी सबने किया है। किस किस ने अटेम्प्ट नहीं किया? 1 घंटे में सिर्फ मस्ती करी किसी ने? हैं ऐसे बच्चे भी? सबने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चंस? ऑल क्वेश्चंस, ओके मोनिका। पंकज, अतुल, दीपांशु, दिव्यांशी, आप लोग कुडंट अटेम्प्ट, पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, ओके। 3 क्वेश्चंस, ओके। देखो पहली बात तो ये है कि हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए थे ये हैं बहुत बेसिक लेवल के, और ये तो आपने कम से कम पूरे करने ही हैं, क्योंकि इसमें कुछ 10 मार्कर्स हैं, कुछ 20 मार्कर्स हैं और 5 मार्कर हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप 5 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मोर देन 5 मिनट्स आप उसमें ना लगाओ। एक क्वेश्चन अगर 5 मिनट का है, 5 मार्क का है, तो उस पर 5 मिनट ही लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का है तो उसके ऊपर आप 10 मिनट लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क का है तो उसके ऊपर आप ऊपर लगाइए अराउंड 15 to 20 मिनट्स, अराउंड 15 to 20 मिनट्स। माइक्स ऑफ कर लीजिए अपने आप लोग। वर्ड लिमिट मेंशन, वर्ड लिमिट देखिए जानकर मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि वर्ड लिमिट आती भी नहीं है, और वर्ड लिमिट पर हम काम करेंगे, बट अभी हम बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं कि कितना हम लोगों को टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो वर्ड लिमिट आपने अपने हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स अलॉट हैं और आपने उसको कितना टाइम देना है, दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। विश्वजीत, आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट करे सारे, या फिर आपने तो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, आप कह रहे हो, ऐसा क्यों? आता नहीं है, अच्छा तो ओके, बट जितना भी आपको आता था, अगर आपके मतलब आपने बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक करंट, बेसिक पॉलिटी की हुई है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों के हिसाब से हो जाने चाहिए थे। जितना भी आता था उतना तो आप कम से कम लिखते। देखो जितना भी आता है पहले हम उतना लिखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले क्वेश्चंस देख लिए एक बार, फिर वीडियो देख ली, उसके बाद लिखना शुरू कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता, तैयारी में कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचता। हमें सिर्फ दिल की तसल्ली रहती है कि हाँ हम लोगों ने कुछ लिख लिया, लेकिन उससे आपको प्रैक्टिस कुछ नहीं होती। आपने पहले खुद से ही लिखने हैं, उसके बाद वीडियो देखनी है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है। ठीक है, ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम लोगों ने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी हुई। बहुत चीजें हैं जो आप लिख सकते थे इसके ऊपर, भले ही आपको नहीं भी आता होता, आपने डिटेल में नहीं पढ़ रखा, फिर भी कुछ ना कुछ तो हम लिख सकते थे उसके ऊपर। These 5 questions will require at least 45 minutes. तो 40 मिनट तो 1 घंटा दिया था अतुल। आप एटलीस्ट लिख रहे हो, मैक्सिमम लिख रहे हो कि मैक्सिमम इतने चाहिए थे। अतुल जागो। हाँ जी, तो शुरू करेंगे हम लोग on how to formulate the thoughts on paper but don't know the manner. Okay. एक मिनट। हाँ जी दीपांशु, उसी के लिए तो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसकी, कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस आते हैं, जिनके बारे में कुछ कंटेंट भी पता है, लेकिन जब लिखने चलते हैं तब चीजें दिमाग में नहीं आती है कि किस तरीके से क्या चीज लिखनी थी, कौन सी चीज पहले आनी है, कौन सी चीज बाद में आनी है, वो इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाती।
और उसी को ही डिस्कस करने के लिए हम लोग इस क्लास को आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि क्या क्या इसमें आना चाहिए था और किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, शुरू करें। चलो ओके, आओ जरा फर्स्ट क्वेश्चन पर आओ जरा। आपको ये क्लैरिटी तो हो गई है कि आपको कोई भी जो 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा उसमें आपने 5 मिनट्स लगाने हैं, 10 मार्कर में 10 मिनट्स और 20 मार्कर में 15 to 20 मिनट्स, तभी जाकर पेपर आपका कंप्लीट होगा। पिछली बार पेपर 100 मार्क्स का था और 3 घंटे ही थे, इस बार 200 मार्क्स का है और फिर भी 3 घंटे ही हैं। तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आएंगे, ज्यादा मार्कर आएंगे और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ज्यादा आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक बात है। और अपने माइक्स हल्के से ऑफ कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास में, मुझे भी और बाकी बच्चों को भी। तो ध्यान रखें इस चीज का। पुष्पिंदर अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। आओ चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अटेम्प्ट एनी 4 या एनी 3 आउट ऑफ दीज 4। तो आपने एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत है। ध्यान से पढ़ना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बार पहले बच्चों ने किया क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और जितने भी दिए हुए थे 5 मार्कर उन सबको अटेम्प्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं पढ़ा है कि पूछा है सिर्फ एनी 4 या एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये दिक्कत पेपर में बच्चे फेस करते हैं और ये मिस्टेक्स करते हैं। तो देख लेना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 5 मार्कर है, तो मैक्सिमम आपको इसमें 20 मिनट लगाने चाहिए थे। एक क्वेश्चन है 5 मिनट। अब अगर देखो जो भी 5 मार्कर के क्वेश्चन हैं, जैसे अमर जवान ज्योति है ये वाली, या पढ़े भारत कैंपेन है, आप लोगों ने इसमें लिखना है पॉइंट वाइज। आप लोग लिखोगे इसमें पॉइंट वाइज, हम लोग इसे पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। पॉइंट वाइज में इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है, ज्यादा तेजी से आप कंप्लीट कर पाते हो और ज्यादा कंटेंट आप इसमें मतलब यूज कर पाते हो, है ना। तो इसीलिए जितने भी 5 मार्कर, 4 मार्कर या 3 मार्कर होंगे उन सबको हम लोग लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, विदाउट एनी कंक्लूजन, सिंपल हम पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आपने 5 मार्कर में 7 to 9 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे पॉइंट फॉर्म में। अगर बात करो अमर जवान ज्योति की, तो आप इसमें लिख सकते थे कि अमर जवान ज्योति कब स्टैब्लिश की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 एंड 72 के रिपब्लिक डे परेड पर लॉन्च की गई थी, जिसमें हम लोगों ने उन शहीदों को समर्पित किया था जिन्होंने 1971 के इंडिया बांग्लादेश वॉर में अपनी शहीदी दी थी, है ना। तो वो हम लिख सकते थे इसमें। साथ में करंट में क्या चल रहा था इसका कि अमर जवान ज्योति हैज टू बी मर्ज्ड विद द नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम। ये आप लिख सकते थे। आप इसका रीजन लिख सकते थे कि ये ऐसा किया क्यों गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के पास है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन शहीदों के नाम है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और जो बाकी और एंग्लो वॉर हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हमारे जो 1947, 62, 71 में जो शहीद हुए हैं उनका नाम वहां पर नहीं लिखा हुआ। इसीलिए इस फ्लेम को हम लोग इस फ्लेम को हम मर्ज कर रहे हैं विद द नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम, जहां पर हमने हर तरीके के 47 के जो शहीद हैं, 62 के जो शहीद हैं, 71 के जो शहीद हैं, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द मार्टर्स वी आर मर्जिंग दिस अमर जवान ज्योति विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। ठीक है, तो ये कहां पर है, कब इस्टेब्लिश की गई थी, न्यूज में क्यों थी और इसका रीजन क्या था मर्ज करने का, ये सब चीजें अब आपने लिखनी है। पहले आपने एमसीक्यूज आपने इसमें वो करने थे, सॉल्व करने थे। अब आपने चीजें अपने हाथों से लिखनी है। ठीक, इतना लिख सकते हैं इसमें। इससे आपको अराउंड जितने भी पॉइंट्स आपके बनेंगे, अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स बन गए हैं। आराम से आपको 3 to 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, बार बार कह रही हूं आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पढ़े भारत कैंपेन। देखो पढ़े भारत कैंपेन में 3-4 चीजें आपने ध्यान रखनी है। जैसे आप लिखोगे इसमें कि यस इट इज अ 100 days कैंपेन। आप लिखोगे इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
It is for the children studying in Bal Vatikas to class 8th. ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि ये जो कैंपेन है ये किस पर फोकस करेगा, फोकस रहेगा इसका कि जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग हैबिट्स आप लोगों ने डेवलप करनी है, ताकि जो सिलेबस के अलावा भी चीजें हैं वो आप बच्चों के दिमाग में इनकलकेट करवा सके। ठीक, 100 डेज कैंपेन है, कब से कब तक है ये हम लिख देंगे इसमें। लॉन्च्ड किसके लिए है, बेनिफिशियरीज आप लिख सकते हैं इसमें, इसके फोकस एरियाज मतलब ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, और इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ दिस, ये भी आप इसमें कोट कर सकते हो। तो अराउंड 5 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे इसमें पढ़े भारत कैंपेन में। इसको लिखने मैक्सिमम आपको 3 to 4 मिनट्स लगने चाहिए वैसे तो, बट मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रही हूं जहां पर आपको 5 मार्कर के लिए कम से कम 5 मिनट्स चाहिए होंगे। बट अगेन मैं बार बार कह रही हूं कि इसके लिए आपको 3 to 4 मिनट्स ही आराम से लगेंगे अगर आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो। ठीक है, इसके जो मॉडल आंसर्स रहेंगे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन वो आपने पढ़ने हैं जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो जरा, चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज। देखो इसमें आप क्या लिखोगे, पहली बात तो ये कहां पर हैं, आप लिखोगे दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ ये पाए जाते हैं। फिर आप लिखोगे चकमास जो है वो आपके बुद्धिस्ट हैं और जो हजोंग हैं आपके वो हिंदूज हैं, ये आप लिख दोगे। फिर आप रीजन लिखोगे कि जो चकमास हैं वो क्यों आए थे इंडिया में, क्योंकि बांग्लादेश में देयर वाज दी काप्ताई डैम की फॉर्मेशन और वहां से इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, और तभी ये एज अ रेफ्यूजी इंडिया में एंटर कर गए थे अरुणाचल प्रदेश वाले एरियाज में बाय दी चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स। ठीक, ये आप लिखोगे। नहीं, 5 मार्कर ईच है अतुल, ये 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स हैं। हाँ जी, एक तो ये रीजन आपने लिख दिया, चकमास के लिए लिख दिया, हजोंग के लिए लिखोगे कि हाँ दीज आर द हिंदू कम्युनिटीज, और ये नॉन बंगाली स्पीकिंग पर्सन्स थे, पीपल थे वहां पर, और मुस्लिम्स नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा इनको रिलीजियस परसिक्यूशन को भी झेलना पड़ा, और तभी ये लोग वहां से वापस आ गए एज अ रेफ्यूजी इंडिया में एंटर कर गए अगेन थ्रू दिस एरिया चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। ये आप लिखोगे, ये आपने इतनी बातें लिख दी इन सब के बारे में। अब आप लिखोगे कि रीजन न्यूज में क्यों थे ये, व्हाट इज द करंट डेवलपमेंट्स। करंट डेवलपमेंट यही है कि दे आर डिमांडिंग सिटीजनशिप, कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटीज रहते हैं दे आर डिमांडिंग दैट दे हैव टू बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सो दैट दे कैन वोट और कैन हैव मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इनको कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आप इनको सिटीजनशिप दे दीजिए, और जो प्रोसीजर रहेगा उसको आप जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, डिले मत कीजिए आप इसमें ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना था। अगेन पॉइंट फॉर्म में है और विद इन हम लोग ने 3 to 4 मिनट्स लिख लिया है ये, तो आपने इस तरीके से इसको आगे लेकर जाना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वीट रेवोल्यूशन। देखो स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, बेसिकली हमारा एक ऐसा रेवोल्यूशन आफ्टर व्हाइट रेवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर ब्लू रेवोल्यूशन, इन सब के बाद हम लोग आए हैं विद द स्वीट रेवोल्यूशन। इसको हिंदी में हम और भी क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द मीठी क्रांति। ये रेवोल्यूशन है जहां पर हम लोग बी कीपिंग को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग बी कीपिंग। ये जो रेवोल्यूशन है ये कौन इंप्लीमेंट करेगा, दिस विल इंप्लीमेंट बाय नेशनल बी बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक, ये आप लिखोगे इसमें, साथ में आप इसमें बताओगे कि अभी 3 सालों के लिए 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2022 टू 23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ जो रुपीस थे वो इसको एलोकेट किए थे, ताकि इंडिया में जो बी कीपिंग है उसको हम प्रमोट कर सके हम लोग। इसके साथ साथ हमने इसको प्रमोट करने के लिए और क्या किया है, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन्स।
कि जो स्मॉल बी कीपर्स हैं अगर वो हनी इतने प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए मोबाइल वैन्स की सुविधा अवेलेबल करवा देंगे और तभी जो है अल्टीमेटली आपका जो स्वीट रेवोल्यूशन होगा दैट विल बिकम अ सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, कब लॉन्च किया गया था, इसकी क्या टारगेट्स हैं, हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में देयर इज सम अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग द क्लाइमेट, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेट्रा, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर ओनली। ठीक बात, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो आई थिंक क्लैरिटी होगी। जो 4 क्वेश्चन थे 5 मार्कर, आपने किस तरीके से लिखने हैं और उनमें क्या क्या मटेरियल ऐड करना है, हल्की सी क्लैरिटी बन रही है आप लोगों को? हाँ जी, कोई क्लैरिटी बन रही है या नहीं बन रही है? जी चलो, तो ये तो हैं आपके 5 मार्कर क्वेश्चन। अब हम लोग आएंगे 10 मार्कर के ऊपर। आओ जरा, 10 मार्कर क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, 6th मास एक्सटिंक्शन। अब पहली बात तो हमें ये पता हो कि बेसिकली है क्या चीज। देखो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड, और वो जो चीज पूछी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखी होती है स्टेटमेंट और लिखा होता है एनालाइज या फिर क्रिटिकली एनालाइज या फिर इवैल्यूएट या एग्जामिन, ये सब लिखा होता है उसमें। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज 6th मास एक्सटिंक्शन, व्हाई इट इज मोर एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मोर कैटास्ट्रोफिक अल्टरेशंस बाय द नेचर। आपको जो स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपने पहले बताना है कि व्हाट इज 6th मास एक्सटिंक्शन, और इसके जो रीजन है वो ज्यादा ह्यूमंस के द्वारा स्टार्टेड क्यों है और नेचर का क्या इसमें रोल रहेगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता है इसमें, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन 3 फॉर्मेट्स। ये जो 10 मार्कर है इसमें आप लोग लिखोगे इंट्रोडक्शन, इसमें बनाओगे आप फिर एक बॉडी का कंटेंट और फिर आप लिखोगे कंक्लूजन वाला कंटेंट। जो 5 मार्कर है, 4 मार्कर है या 2 मार्कर है, उसमें वी डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, but in the 10 markers or 20 markers we have to divide our question, divide our answer in 3 categories: introduction, content and conclusion। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो हम क्या लिखेंगे इसमें 6th मास एक्सटिंक्शन में कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो गायब हो चुकी हैं और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Within a very short span of time, the maximum number of species have extincted or have vanished. That is, that is the mass extinction. ये तो होगी बात मास एक्सटिंक्शन की। बट अब जो 6th मास एक्सटिंक्शन है उसका क्या मतलब है, ये फिर आप लिखोगे अलग पैराग्राफ बना के कि अभी तक जो इंडिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, that has already seen 5 big mass extinctions, जहां पर आप बताओगे कि ये सब जो है स्टार्ट हो चुके थे अराउंड 45 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो तब से ही शुरू है और हर 100 सालों के बाद जो है क्लाइमेट चेंज होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आता है ना। तो ये सभी जो चीजें हैं ये ड्राइव करती हैं कि आपके यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज अभी अवेलेबल है उनको हम खत्म कर देंगे। तो ये तो आपने लिख दिया कि मास एक्सटिंक्शन क्या है, यहाँ पर आपने 6 की जिक्र कर दिया। अब आप लिखोगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द मास एक्सटिंक्शन, व्हाट आर द रीजन लिखेंगे फिर हम लोग इसमें। रीजन क्या रहेंगे, पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस के कि फर्स्ट तो हो गया हमारा वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, फिर हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या आइस एज आ गई, क्लाइमेट काफी चेंज हो गया, डिक्रीज टेम्परेचर हो गया, इंक्रीज टेम्परेचर हो गया। तो क्लाइमेट चेंज इज अ फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शंस। आपके अर्थक्वेक्स हो गए, किसी भी एस्ट्रॉइड ने हिट कर दिया, हिटिंग
बाय एनी एस्ट्रॉइड, जो हम कहते हैं ना कि डायनासोर्स खत्म हो गए थे बिकॉज एस्ट्रॉइड्स टकरा गए थे, धरती पर आ गए थे। तो दैट इज अगेन दी रीजन कि हमारे यहाँ से अभी जो डायनासोर्स हैं वो विलुप्त क्यों हुए थे। तो ये सब चीजें आप लिखोगे रीजंस में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत डिटेल हमें नहीं करना है। भले ही हमें इंट्रोडक्शन बॉडी कंटेंट लिखना है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें पॉइंट फॉर्म में ही चलेंगे। बट पॉइंट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि फ्रेज फॉर्म में, आपको छोटे सेंटेंस जो बनाने पड़ेंगे। छोटे सेंटेंसेस आप बनाओगे, बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें। तो अब बात आती है कि व्हाई इट इज मोर एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस रादर देन नेचर। देखो अभी तक हेडिंग डालोगे आप कि व्हाई इट इज नोन एज द एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। नहीं, हमें जरूरत नहीं है पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस कौन कौन से थे, क्यों थे, हमें नहीं फर्क पड़ता। क्वेश्चंस की डिमांड है सिर्फ 6 मास एक्सटिंक्शन, उसी पर हम फोकस करेंगे। अब देखो जरा इसको हम क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि आप ऐसे बताओगे कि पहले जो नंबर ऑफ पीपल अर्थ पर रहते थे वो थोड़े से कम थे। अभी जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 7 बल्कि 8 बिलियन हो चुकी है नए प्रोस्पेक्ट्स के आने के बाद। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। दे नीड मोर रिसोर्सेज। मोर रिसोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो पेस है क्लाइमेट चेंज का दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज्ड टू मेनी फोल्ड। देखो हम जब क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज ए नेचुरल फिनोमिना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अजीब चीज नहीं है। क्लाइमेट चेंज होता है हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बट क्लाइमेट चेंज के होने की जब जो पेस है अगर वो बहुत तेज हो जाए देन देयर इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट फैक्टर इज ह्यूमंस। इसका मतलब नेचर अपने साथ से चल रही थी, लेकिन ह्यूमंस ने आकर जो बैलेंस है वो बिगाड़ दिया नेचर का। एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड द एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन, क्योंकि हमने जो पेस है हर चीज की, पेस ऑफ पोल्यूशन, पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, है ना, तो ये सब जो चीजें हैं वो थोड़े से हमने इंक्रीज कर दी हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स हम लोगों ने कैसे इंक्रीज कर दिए हैं, बाय रिजर्वॉयर क्रिएशन। हमने बहुत सारे जो डैम्स हैं वो बनाए, जैसे लैंड पर प्रेशर पड़ता है, लैंड पर प्रेशर पड़ता है, जो प्लेट है वो थोड़ी सी यहां हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, जो पूरा का पूरा रिजर्वॉयर है वो नीचे आ जाता है। तो ये सभी जो चीजें हैं अर्थक्वेक आने के, ये रीजन हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं हमारे ह्यूमंस ने। तो इसीलिए आप लिखोगे इसमें कि नेचर का जो पूरा का पूरा बैलेंस था बिकॉज ऑफ द हायर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, हायर द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोर द पोल्यूशन लेवल, ये सब जो चीजें हैं जो स्पीशीज हैं उनको खत्म कर रही हैं। साथ में यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की आप बात करोगे कि ह्यूमंस ने अपने कंजप्शन के लिए, चाहे वो रेड सांडर्स हो गया, चीताज हो गए, आपके एशियाटिक लायंस हो गए, उन सबको खत्म कर दिया। तो दैट इज व्हाई वी आर रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल आप दोगे कि इंडिया में जो चीताज हैं वो मिलते ही नहीं है। एशियाटिक चीता जो इंडिया में मिलते थे अब वो है ही नहीं। 1952 में हम लोगों ने लास्ट चीता देखा था, अब सिर्फ एशियाटिक चीता आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ईरान में। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द मोर हंटिंग, मोर पोचिंग, मोर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो भी जड़ी बूटियां हैं हमारे वहां पर, हम लोगों ने पेड़ों को काट दिया है और हम लोगों ने घर बना लिए हैं वहां पर, बिकॉज वी नीडेड द हाउसिंग फॉर द मोर पॉपुलेशन। तो ये सब जो रीजंस हैं ये आपने लिखने हैं, दैट दिस 6th मास एक्सटिंक्शन विल बी डेडिकेटेड टू ह्यूमंस ओनली। नेचर ने अपना काम करना था बट वो धीरे धीरे करना था, हम लोगों ने पेस बढ़ा दी है इसकी। ये आप लिखोगे इसमें, एंड लास्ट में आप मेंशन करोगे कि इन सब को ठीक करने के लिए व्हाट कैन बी डन। लास्ट में आप जब भी कंक्लूजन करोगे तो आपका मेजर जो फोकस रहना चाहिए वो किस पर रहना चाहिए, व्हाट स्टेप्स हैज ऑलरेडी बीन टेकन एंड व्हाट स्टेप्स आर नीड टू बी टेकन। तो फोकस हम करेंगे यहाँ पर कि जो ह्यूमंस के द्वारा इंटरफेरेंस है इन डिफरेंट चीजें थोड़ा सा कम करें। We have to protect the areas in terms of national parks, biosphere reserves. We have to
get in consonance with the different conventions like CITES, CMS, है ना, UNFCCC, and this mass extinction should be the global effort, not effort on an India level or any country level, because we are talking about the earth, not any country. तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हम लोग बेसिकली थोड़ा सा इकट्ठे होकर इंटीग्रेटेड वे में काम कर पाएंगे. आंसर्स विश्वजीत आपको जनरलाइज ही लिखने हैं. पेपर का नाम जनरल स्टडीज है. जनरलाइजेशन, आपने एनवायरमेंट में पीएचडी नहीं कर रखी, आपने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी नहीं कर रखी, ये एचपीएससी मानकर चल रहा है. तो जनरलाइज आंसर ही आपने लिखने हैं. ठीक है मोनिका, जिसके नेट में दिक्कत है आप लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. दिस क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी अवेलेबल ऑन ऐप एज वेल. तो ये क्वेश्चन अपने को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि इसको हमने ऐसे अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, वैसे अटेम्प्ट क्यों किया? तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. कंटेंट किसी को ज्यादा पता है, कंटेंट किसी को कम पता है, बट दिस कंटेंट एवरीवन हैज टू राइट. ओके, चलें आगे. ओके, आओ जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका. देयर आर इंस्टांसेस वेयर एमएलएज आर सस्पेंडेड फॉर मोर देन ईयर फॉर डिफेक्शन. 4 पॉइंट इन इम्पैक्ट इज इनफ. नहीं, इम्पैक्ट नहीं लिखे हम लोगों ने 4 पॉइंट्स. हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं आपके इस पर कि वाई ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, और 4 नहीं हमने 6 लिखे हैं. दीपांशु आप लिखोगे पोल्यूशन वाला पॉइंट, क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट, रिसोर्सेज वाला पॉइंट, पॉपुलेशन वाला पॉइंट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वाला पॉइंट, और आप उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका भी डेटा कोड करोगे एक बार. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट. There are instances where MLAs are suspended for more than a year for defection. What are the constitutional provisions regarding the suspension of MLAs? Also discuss the Supreme Court's arguments regarding this. देखो ये जो क्वेश्चन है इट इज काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमएलएज या एमपीज नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जनरलाइज्ड वे में लिखते और उससे आपके हल्के से मार्क्स कम होते. लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास लगा रहे हैं, ये चीजें न्यूज में थी, तो डिटेल में हम लोग करेंगे इसको. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रहेंगे आपने लिखने हैं और बाद में इसको कोट भी करना है अगर कोई क्वेश्चन आपका उसमें आता है, पेपर में आता है अगर मेन में तो. ठीक है, जो आरपीए और शेड्यूल 10 है, देखो आरपीए में डिफेक्शंस और किसी सस्पेंशन ऑफ एमएलएस के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है. वो सिर्फ उसके लिए है कि अगर आपको इलेक्शन में कोई करप्शन करते हैं या फिर कोई और धांधलेबाजी होती है तब यू कैन बी सस्पेंडेड. बट यहां पर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक, शेड्यूल 10 आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और साथ में ये भी लिखना है कि देखो इसमें डिफेक्शन के रिगार्डिंग चीजें बोली गई हैं तो आप डिफेक्शन पर फोकस करोगे, लेकिन साथ में ये भी पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमएलएस. आपको वो जो स्टेटमेंट है ये दी हुई है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कई सारे जो एमएलएज हैं उनको 1 साल से ज्यादा के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. फॉर डिफेक्शन हो चाहे उनका बैड बिहेवियर हो, वो अलग बात है. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि what are the provisions in constitutions regarding the suspension of MLAs. तो आपने यहाँ पर दोनों कोट करने हैं. आप यहाँ पर डिफेक्शन का भी कोट करोगे और यहाँ पर दूसरा भी कोट करोगे जहां पर हम लोग बात करते हैं रूड बिहेवियर की. अगर लिखा होता है इसमें इस स्टेटमेंट के बाद कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमएलएज, तब सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा किसके ऊपर रहता? आपका डिफेक्शन के ऊपर. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि अगर यहां पर लिखा होता है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट तब आप लिखते ओनली फॉर डिफेक्शन, बट यहां पर ये लाइन नहीं लिखी हुई है तभी आपने सिर्फ और सिर्फ डिफेक्शन पर नहीं बल्कि डिफेक्शन प्लस रूड बिहेवियर या फिर इलीगल बिहेवियर पर भी आपने जिक्र करना है. ठीक है,
तो आप क्या शुरुआत करोगे इसमें कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है या फिर इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, अगेन हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हम बात करेंगे इसमें बॉडी की, और हम बात करेंगे इसमें कंक्लूजन की। देखो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था आपका इसमें, जहां पर हम ये बात करते हैं कि अभी महाराष्ट्र SLA के द्वारा काफी सारे जो 12 MLAs थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर द रूड बिहेवियर, और उनके सस्पेंशन के ऊपर 1 साल तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, और वो जो पर्सन थे वो सस्पेंडेड थे। तो इसलिए काफी न्यूज में थी ये चीज। तो जो कंटेक्स्ट है आपको क्वेश्चन का वो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। हम करंट का डिस्कस करें ना इस टाइम पर, तो कोई भी क्वेश्चन जो करंट का रहेगा आपने उसको विद द न्यूज जोड़ना ही जोड़ना है। जोड़ देंगे हम इसे। तो एक तो ये चीज, तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि ये तो एक कंटेक्स्ट हम लिख देंगे, साथ में हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं सो दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव ना रहे फॉर मोर देन 6 months। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो काफी न्यूज में था। आपका ये जो महाराष्ट्र के 12 MLA सस्पेंडेड थे वो काफी न्यूज में था। तो जो कंटेक्स्ट रहेगा वो आप लिख सकते हो इसमें। अब बात आती है कि व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हम बॉडी की बात करेंगे, इसमें आप क्या लिखोगे, फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन के लिए यू विल मेंशन शेड्यूल 10। इसमें आप ये नहीं लिखोगे किस पर्सन को हम डिफेक्ट घोषित करते हैं, ये आप लोग नहीं लिखोगे। आप सिंपल इतना लिखोगे कि कोई भी जो पर्सन है अगर उसको डिफेक्शन के तहत हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं तो जिसकी अथॉरिटी रहेगी, अथॉरिटी इज इन दी हैंड ऑफ स्पीकर, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट नो एनीबडी। तो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के पास है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो स्पीकर है उसको विद इन 10 days या विद इन 20 days अपने डिसीजन पर अपने डिसीजन को सुनाना ही सुनाना है। और इसी चीज का जो फायदा है वो जो पार्टीज हैं वो उठाती हैं, और इसीलिए ये जो चीजें हैं वो डिले काफी चलती रहती है। तो यहाँ पर वो लिखने का मतलब नहीं बनता है कि अगर कोई पर्सन जिसने पार्टी छोड़ दी है, या फिर कोई नॉमिनेटेड है उसने 6 महीने के बाद ज्वाइन करी है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट है उसने कोई पार्टी ज्वाइन ही कर ली है, तो ये जो कंडीशंस हैं फॉर द डिफेक्शंस ये आप लोग नहीं लिखोगे क्योंकि पूछी नहीं हुई है इसमें। ठीक है, तो ये तो होगा डिफेक्शन वाला। अब आप लिखोगे इसमें और सस्पेंशन ऑफ MLAs की रिगार्डिंग, जैसे रूल ऑफ द हाउस ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो पर्सन है वो रूड बिहेवियर करता है तो उसको स्पीकर जो है सस्पेंड कर सकता है। बट उसमें क्या लिखा हुआ है कि या तो वो मोर देन 5 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, और या फिर वो जितने भी सेशन रहता है हमारा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ये हम लिख सकते हैं कि इस प्रोसीजर वाले रूल्स में लिखा हुआ है कि आप सस्पेंड कर सकते हो MLAs को अगर रूड बिहेवियर दिखाते हैं असेंबली में, लेकिन देयर इज कंडीशन की मोर देन 5 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स से ज्यादा के लिए आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और या फिर अगर रिमाइंडर ऑफ द सेशन बचा हुआ है, मान लो कि सेशन खत्म होने से 3 दिन बचे हैं, तो आप 5 दिन के लिए सस्पेंड नहीं करो क्योंकि 2 दिन जो होंगे वो अगले सेशन के माने जाएंगे फिर। तो विच एवर इज लेस, यहां पर लिखी हुई है टर्म विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है उसमें। तो एक तो ये चीज, तो अब काफी सारे लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी, MLAs ने पिटीशन फाइल करी थी इस केस में कि हम लोगों को 1 साल से ज्यादा हो चुका है सस्पेंड हुए, तो अब क्या प्रोसीजर है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि हम लोगों को मोर देन 5 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स या फिर रिमाइंडर सेशन विच एवर इज लेस से ज्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बट हम 1 साल से सस्पेंडेड हैं, तो फिर हम अब क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको ये पता हो कि असेंबली ने क्या बोला, क्योंकि इन MLAs ने पहले असेंबली में भी जो है ये आवाज उठाई थी। तो उस टाइम पर क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी एज जो भी है, जुडिशरी हैज नो पावर टू इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द हाउसेस, और
that will be considered as the judicial overreach or judicial activism. This will be known as the judicial overreach and this should not be allowed. ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 212 में कि आर्टिकल 212 ये कहता है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन दी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द हाउस, ये लिखा हुआ है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जा रहे हो पिटीशन फाइल करने के लिए, तो पहले ही असेंबली ने अपना जो एक आर्ग्यूमेंट था वो तैयार करके रखा हुआ था कि ये जो पूरी की पूरी डिस्कशन है वो असेंबली की ही रहेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट हर उस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है जहां पर कोई भी असेंबली हैज एक्टेड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। तो सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर द स्टांस कि इट कैन इंटरफेयर, इट कैन इंटरवीन सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैन एक्ट वेरी स्मूथ। तो ये आप लोग लिखोगे हेडिंग डालकर कि व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट, कि यस इट कैन इंटरफेयर। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर मोर देन एमएलए, अगर मोर देन 1 ईयर के लिए एमएलए आपने सस्पेंड किए हुए हैं तो इट इज ब्रीच ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर हर जो पर्सन है अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है असेंबली में। लेकिन अगर आपने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मोर देन 1 ईयर ज्यादा सस्पेंड किया हुआ है, तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जो दिक्कतें हैं वो किसको बताएंगे, और फिर उनके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होगी। तो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो है असेंबली को ये ऑर्डर दिए गए थे कि आप इनके जो सस्पेंशन है उसके फैसला जल्दी जल्दी सुना दीजिए। ठीक, ये तो ये बात बोली गई थी। दूसरा बोला गया था कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मोर देन 6 मंथ से ज्यादा खाली नहीं रह सकती है, तो ये 1 साल के लिए हम लोगों ने वॉइड क्यों क्रिएट किया हुआ है। अगर लिखा हुआ है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि अगर किसी भी सीट पर कोई जो पर्सन है 6 महीने तक नहीं आता है, 60 दिन तक नहीं आता है, बल्कि 2 मंथ की हम बात कर रहे हैं, अगर 60 डेज से ज्यादा वो लीव पर रहते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस, या फिर वो असेंबली में आते नहीं है, तो उनको हम उनकी सीट को वेकेंट कर सकते हैं। और उसके सीट वेकेंट होने के बाद विद इन 6 मंथ आपको वहां पर करवाने होंगे बाय इलेक्शन। तो ये भी चीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो उसको हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये चीज साथ में हम लिखेंगे कि ये जो एक डिसीजन है कि आपने डिसीजन सुनाया ही नहीं है, सस्पेंशन है या नहीं है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है या फिर आपने दोबारा इनको ज्वाइन करवा लिया है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि मेंबरशिप इज लॉस्ट। हाँ जी, मेंबरशिप इज लॉस्ट। मैं ये बता रही थी कि विद इन 60, जो कि ये जो डिसीजन है अगर आपने देना है तो जल्दी दे दीजिए, कि सीट वेकेंट होनी है या फिर सीट में आपने उनको एक बार चांस और देना है, ये सब आप कर लीजिए विद इन 60 डेज। अदरवाइज फिर यहाँ पर इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस डिसीजन के ना आने की वजह से जो होल कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज सफरिंग, होल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज सफरिंग। तो इसीलिए थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि पहले एक तो ये कंटेक्स्ट क्या था इसका और ये न्यूज में क्यों रहा था, फिर हमने लिखा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमने रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस लिखा, फिर हमने लिखा कि असेंबली के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे कि अभी तक डिसीजन क्यों नहीं सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं, वो आप लोग लिखोगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें खाली नहीं छोड़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 60 डेज का आपको नोटिस मिलता है, अगर आप उसमें नहीं आते हैं तो फिर आपकी सीट वेकेंट मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे इस पूरे के पूरे आंसर को, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। एंड लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो लेजिस्लेचर्स हैं इनका है अपना अपना अलग डोमेन, लेकिन अगर लेजिस्लेचर कोई अपनी मनमानी कर रहा है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक्ट कर रहा है, तब अल्टीमेटली क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी कैन इंटरफेयर।
टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एंड करोगे आंसर्स को। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 4 आपने हेडिंग बनानी है इसमें, और ये जो चीजें पूछी गई हैं आपने लिखनी है साथ साथ। क्लैरिटी है आई थिंक इस क्वेश्चन की आप लोगों को। चलें आगे। हाँ जी, आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रोड टू सोशल एम्पावरमेंट गोज थ्रू ब्रेकिंग अवे फ्रॉम शैकल्स ऑफ पॉवर्टी, पेट्रियार्की एंड कास्ट बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर, एनालाइज। देखो क्वेश्चन है आपका बेसिकली सोशल एम्पावरमेंट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल एम्पावरमेंट। व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट? देखो इसका मतलब होता क्या है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने रिजर्वेशन दे दिया किसी को, आपने किसी को कहीं पर एंट्री करने के लिए अलाउ कर दिया, कि आपने अलाउ किया है उन्हें, आपने रिजर्वेशन दी है उन्हें, या फिर आप ये बोलो कि एम्पावरमेंट है कि आपने जो है इनका जो इकोनॉमी है आपने उनमें इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज कर दी। तो ये सब क्या है ना, ये बहुत पेरिफेरल सी वैल्यूज है। पेरिफेरल वैल्यूज का मतलब होता है बहुत ऊपर ऊपर से। जो कोर वैल्यू है ना कि आपने इनको अलाउ किया है, मतलब आप अब इनसे सुपीरियर हैं तभी आपने इनको अलाउ किया है। किसी भी हम बात कर रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन की, चाहे इसमें विमेन आ गई, दलित्स आ गए, ट्रांसजेंडर्स आ गए, डिसेबल्ड आ गए, कि आपने डिसीजन इनके लिए हैं, इसका मतलब यू आर सुपीरियर टू देम। एम्पावरमेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग इन इटसेल्फ। जब जो डिसीजन रहेंगे आपके लिए या सोसाइटी के लिए वो आप खुद ही लेंगे, आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले रहा है। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। अगर ये नहीं है, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, एंट्री अलाउ कर दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, यू कैन नॉट बी एम्पावर्ड इन एनी सेंस। और साथ में आपके पास एक कैपेसिटी हो दैट यू कैन चेंज द सोशल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट इज कास्ट सिस्टम, इट इज द इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, कि जब आप इसमें चेंज कर सको कि जो रिलीजन है, अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम, इट इज एंट्रेंज्ड इन द हिंदुइज्म। तो अगर आप एज अ दलित या फिर एज अ विमेन पेट्रियार्की को या फिर अपर कास्ट को हटाना चाहते हो अपने ऊपर पर से, तो फिर आपके पास ये पावर रहे, यू हैव द कैपेसिटी। कि रिलीजन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमने किसी को ऑपरेस करना है या सप्रेस करना है। आप उस तरीके से उन जो भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं आप उनको उस तरीके से इंटरप्रेट करो कि जहां पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट तो चीज हो गई कि व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, यू हैव द कैपेसिटी टू चेंज द सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर योर ओन और फॉर एनीबडी एल्स एज वेल। तो ये डेफिनेशन है सोशल एम्पावरमेंट की। तो ये आप लोग लिखोगे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा गया है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये सब करने के लिए इफ यू वांट टू सोशली एम्पावर्ड, यू हैव टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ पॉवर्टी, पेट्रियार्की एंड कास्ट बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। तो अब इसमें हेडिंग डालोगे इस तरीके से कि पहली बात तो जो पॉवर्टी है उससे होता क्या है, पेट्रियार्की से होता क्या है, और कास्ट सिस्टम से होता क्या है। और ये सब होने की वजह से ये हम लोग क्या है, एम्पावर नहीं हो पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू बी एम्पावर्ड। तभी मतलब बनता है इस क्वेश्चन का कि पेट्रियार्की है, पॉवर्टी है, कास्ट सिस्टम है,
इसलिए हम लोग एम्पावर नहीं हो पा रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या स्टेप उठाने हैं वो भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ही लिखना है। तो अगर मैं बात करूं कि पॉवर्टी से होता क्या है, देखो पॉवर्टी से क्या होगा, यू विल नॉट गेट दी बेटर एजुकेशन। अगर बेटर एजुकेशन नहीं है तो यू डोंट हैव बेटर स्किल्स। अगर स्किल्स नहीं है तो जो जॉब मार्केट है उसमें आपका जो रोल रहेगा दैट वुड बी वेरी लिमिटेड। You will be eligible for only some kinds of jobs. For example, you will be able for the blue collar jobs, that are the manual jobs. You will engage in manual scavenging because you are lacking in skills. You are not efficient because you do not have the health facilities. और अगर हेल्थ फैसिलिटीज हैं तो या तो बहुत भीड़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट में बहुत खर्चा है, तो दोनों ही जो चीजें हैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की, तो हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है पॉवर्टी की वजह से, साथ में आपके पास जो टाइम है टू पार्टिसिपेट इन दी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सो दैट यू कैन वोट फॉर योर लीडर, ये आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपका जो पूरा दिन है वो अपनी रोटी कमाने में निकल जाता है। तो ये सब चीजों की वजह से जो पॉवर्टी है आपको सोशली एम्पावर्ड नहीं होने दे रही है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ द पॉवर्टी इफ यू रियली वांट टू बी एम्पावर्ड। ठीक है, अगर हम इसके आगे लिखें इसी कंटेक्स्ट में ही, तो हम लिखेंगे कि इसको हम ठीक करने के लिए कर क्या रहे हैं। आप एग्जाम्पल दोगे प्रधानमंत्री आवास योजना का, मनरेगा का, आयुष्मान भारत स्कीम का, हेल्थ बेनिफिट उसमें हम लोग दे रहे हैं, तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर अप्रोचिंग द सोशल एम्पावरमेंट। ये आप लिख सकते हो पूरा का पूरा इस हेडिंग में। क्लियर है पॉवर्टी को हमने कैसे यूज किया है फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, अब आओ जरा पेट्रियार्की पर। अब जो पेट्रियार्की है ये भी किस तरीके से एम्पावरमेंट को होने से रोक रहा है। पहली बात तो यही है कि जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है उसमें 50% जो पॉपुलेशन है दैट इज विमेन, और जो विमेन है पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ओनली 12% आर एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन द असेंबलीज और पार्लियामेंट। तो 50% फीमेल्स हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 जो फीमेल्स हैं वो पार्लियामेंट या असेंबलीज में हैं। दैट इज द सिनेरियो ऑफ द होल वर्ल्ड। अब इससे होगा क्या, पेट्रियार्की से जो विमेन है शी विल नॉट बी एबल टू एजुकेट इन अ वेरी साइंटिफिक कोर्स। जिसे बोला जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो एलिजिबल कोर्स आउटलाइंस रहती है वो आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज की, होम साइंस की, ये बेटर रहती हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए साइंस, मैथ्स, एरोनॉटिक्स, इन सब के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो जॉब्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। आप बोल सकते हो पिंक कॉलर जॉब्स, जैसे पॉवर्टी में हमने ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करी थी, मैनुअल जॉब्स की, वैसे ही हम यहाँ बात करेंगे पिंक कॉलर जॉब्स की। पिंक कॉलर जॉब्स हैं आपकी जो कि स्पेशली रिजर्व फॉर विमेन है। रिजर्व का तो मतलब है कि मेनली से विमेन ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया कोई रिसेप्शनिस्ट, नर्सेज, तो ये सब जो है विमेन ही ज्यादा, टीचर्स। तो दैट्स द काइंड ऑफ जॉब रिस्ट्रिक्शन कि आप इसके बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एम्पावर नहीं फील कर रहे हैं। साथ में देयर आर नो रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन पार्लियामेंट, एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट 33% रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, बट हम लोगों ने अभी तक 20 साल में उसके ऊपर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। तो एक तो ये चीज है, रिप्रेजेंटेशन कम है, जॉब्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, साथ में जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, वायलेंस है कि अगर आप कहीं पर काम कर भी रहे हैं तब भी जो वायलेंस का शिकार आप हो रहे हैं, चाहे वो वायलेंस आपकी डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो पब्लिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस हो। तो आपने काम करने के लिए अलाउ तो कर दिया, बट काम करने के साथ साथ वो जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो आपने ढंग से डील नहीं किया। तो इस वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी पेट्रियार्की है, सुपीरियरिटी ऑफ मेन है ओवर फीमेल, दैट फीमेल विल ऑलवेज बी सबऑर्डिनेटेड। तो ये सब जो है एम्पावरमेंट होने से रोकते हैं। ऑल्सो जॉब्स में हम बात करते हैं, देयर इज एन फिनोमेना कॉल्ड ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। द ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं,
उसमें ग्रुप डी है, ग्रुप सी जॉब्स हैं, ग्रुप ए जॉब्स हैं, CEO लेवल का है कंपनी या फिर मैनेजर लेवल की कंपनी में पोस्ट है, या फिर बोर्ड डायरेक्टर्स में विमेन है। तो जो विमेन है वो बहुत लो लेवल से रिस्ट्रिक्टेड है। मेनली फीमेल्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन अ हायर बोर्ड मीटिंग्स। कि जो CEO है बहुत कम विमेन है, जो आपके MDs है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत कम विमेन है बट बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक हद तक जाकर जो विमेन है उसका प्रमोशन नहीं होता है, बिकॉज शी इज कंसिडर्ड टू बी इमोशनल एंड लेस रैशनल, डिसीजन मेकिंग नहीं ठीक से कर पाएंगे पूरी कंपनी के लिए। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द ग्लास सीलिंग फिनोमेना। एंड यस, वी हैव टू वर्क अपॉन दी ब्रेकिंग दी ग्लास सीलिंग, कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसी स्टीरियोटाइप में रह जाएं कि विमेन आर लेस रैशनल और मोर इमोशनल, दे आर लैकिंग दी साइंटिफिक टेम्पर। तो इस वजह से क्या है, जो बहुत सारी फीमेल्स हैं आप उनको टैलेंट के हिसाब से काफी नीचे रख रहे हो। तो पेट्रियार्की स्त्री को एम्पावर नहीं होने देती है, टैलेंटेड होने के बावजूद भी जो सबऑर्डिनेशन है बाय द हैंड्स ऑफ फीमेल, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बाय द सोसाइटी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, हम स्टेप्स लिखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लिखेंगे जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बंधना योजना हम लोगों ने चलाई है, जिसमें हम लोग जो प्रेगनेंसी है, जो एक मदरहुड की फीलिंग है, उसमें हम वेज लॉसेस के लिए कंपनसेट करते हैं फीमेल्स को। तो ये सब आप लोग इसमें लिखोगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है पेट्रियार्की वाला। चल सकते हैं आगे। हाँ जी, चलो ओके। फिर हम बात करते हैं कास्ट की, कि यस कास्ट इज एक्टिंग एज द बैरियर फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये आप किस तरीके से लिखोगे इसमें, कि जो कास्ट है वो लोअर कास्ट को बहुत ही जो जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है कि मैनुअल स्कैवेंजर जो होंगे वो लोअर कास्ट के लोग ही होंगे। जो प्रमोशन से हैं उनमें काफी ज्यादा जो लोग हैं आपके लोअर कास्ट के नहीं मिलेंगे। जो आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी जॉब्स हैं वहां पर आपको बहुत कम जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मिलते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपके अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण्स हो गए, आपके राजपूत हो गए, दे आर डोमिनेटिंग दी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जॉब्स इन इंडिया। तो ये जॉब रिस्ट्रिक्शन है, साथ में आपको बहुत ज्यादा वायलेंस का शिकार होना पड़ता है इफ यू आर गोइंग फॉर द एम्पावरमेंट। आप एग्जाम्पल लिखोगे इसमें हर चीज का, कि जब भी कोई लोअर कास्ट की कोई शादी या सेरेमनी होती है, अगर वो जो घोड़े पर बैठकर जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एक आप कह लो कि रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं बाय द अपर कास्ट लोग, कि आप जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से घोड़े पर चढ़कर नहीं जाएंगे अपनी शादी करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एम्पावरमेंट की तरफ जाने से रोकती है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू चेंज द इंस्टीट्यूशंस। आप कास्ट सिस्टम में रहकर ही कास्ट सिस्टम का पार्ट हो, आप कास्ट सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू चेंज योर पोजीशन इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की। अगर आप इस तरीके से हो कि इफ यू बिलोंग टू अ शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स, तो आप शूद्रा कास्ट में ही रहोगे, चाहे आप इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली कितनी एम्पावरमेंट आप हासिल कर लो, ठीक है। बिल्कुल इंसिडेंट्स आप एग्जांपल्स कोट करो इसमें, जो भी न्यूज, नेशनल न्यूज रहती है वो आप कोट कर सकते हो इसमें। लोअर कास्ट का जो भी आप कह लो कि इंसिडेंट रहता है जहां पर उनको पर्टिकुलर चीजें करने से रोका जाता है, आपका किसी भी टेंपल में एंट्री करने से रोका जाता है। विमेन का आप सबरीमला टेंपल लिख सकते हो कि उनको एंट्री करने से मना किया जाता है। तो पेट्रियार्किकल एक जो प्रथा है वो चली आ रही है वहां पर। तो ये सब जो चीजें आप लिखोगे इसमें कि कास्ट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर सोशल एम्पावरमेंट इवन इफ द लोअर कास्ट आर एम्पावर्ड इन एन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल मैनर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहले वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, देन वी डिस्कस्ड दी पॉवर्टी वाला, ब्रेकिंग द शैकल्स, फिर पेट्रियार्की वाला, फिर कास्ट वाला, और फिर अब लास्ट में लिखोगे कि देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, और आपके DPSP 39B और C हो गए,
जहां पर हम बात करते हैं कि पेट्रियार्की, कास्ट और पॉवर्टी, इन तीनों से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपके काफी सारे स्टेप्स उठा रही है, और बहुत सारा टाइम जो है ऐसा भी है जहां पर हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं एक्चुअल में। तो इस तरीके से क्या है आप लिखोगे इस क्वेश्चन को। क्लैरिटी इस क्वेश्चन की, किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? चलो फिर, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटरल एंट्री इन हायर ब्यूरोक्रेसी। देवांशी मैसेज ना आप सबको करो, डायरेक्ट आप कर रहे हो, बाकी बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं फिर। कई बार ये लिंक ही नहीं हो पाता है, आई मीन कंटेंट प्रोसेस ही नहीं हो पाता है क्वेश्चन से। आई मीन आई नो दीज पॉइंट्स बट आई कैन नॉट कनेक्ट एफिशिएंटली। वही तो प्रैक्टिस है दिव्यांशी, वही प्रैक्टिस हमें कर। मैं आपको स्टार्टिंग में वही तो कह के हटी हूँ भी कि हमें बहुत सारी चीजें पता है। आपने प्रीलिम्स में 50 से ऊपर नंबर लिए हैं, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, बट हमें सिर्फ काम इतना करना है कि हमें जो पॉइंट्स हैं उनको एक अच्छी ढंग से पेश करना है, और ये जो पेश करने वाली कला है वो आती है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस तब होएगी आपकी जब आप रोज इन्हीं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिखोगे, हम डिस्कस भी करेंगे। इंप्रूवमेंट आप देखना विद इन 10 डेज अपने आप में। ठीक है देवांशी? ओके, चलो। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटरल एंट्री रिफॉर्म्स इन हायर ब्यूरोक्रेसी। देखो, अब जो क्वेश्चन है दैट इज स्पेशली रिगार्डिंग द लेटरल एंट्री। तो पहले तो क्या पता हो हमें, पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, अगेन वही इंट्रोडक्शन है आपका, बॉडी है एंड कंक्लूजन है। इसमें आप लिखोगे व्हाट इज लेटरल एंट्री। तो इसमें आप लिखोगे कि जहां पर हम जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पर हम जब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं इन द ब्यूरोक्रेसी, सो दैट उसका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसको, उस कंटेंट को हम लोग यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, और पॉलिसी मेकिंग में एफिशिएंटली चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। ये होता है लेटरल एंट्री। द लेवल इज जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी लेवल, एंड देयर इज विदाउट एनी एग्जाम, कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ता है। बस आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपने टैलेंटेड अपना, आप टैलेंटेड हो, काफी टैलेंट आपका सभी लोगों ने देखा भी है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को कहां से कहां तक लेकर गए हैं। तो आपकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसको हम यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए वी आर अपॉइंटिंग यू इन दी हायर ब्यूरोक्रेसी सो दैट पॉलिसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ये आप लिखोगे इन द इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली द लेटरल एंट्री। इसको हम बोलते हैं पैरेलल एंट्री, कि आपने वो एग्जाम पास नहीं किया है बट आपको हम लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से उठाया और आपको इस पोस्ट पर रख दिया। एक तो ये चीज, साथ में अगर क्वेश्चन है आपका डिस्कस दी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस तो पूछा ही है आपसे, साथ में आपने इसको एनालाइज करना है क्रिटिकली भी। आप इसमें लिखोगे कि हाँ, लेटरल एंट्री से कुछ फायदे हुए हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें आप लिखोगे 4-5 पॉइंट्स। फिर आप लिखोगे कि लेटरल एंट्री से कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी हम फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस आप लिखोगे 4-5 पॉइंट्स, एंड लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन में अदर देन लेटरल एंट्री, अदर देन लेटरल एंट्री और कौन कौन से रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि हम ले सकते हैं सो दैट ब्यूरोक्रेसी एक्ट इन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, अब क्योंकि 20 मार्कर क्वेश्चन है तो आप हर एक पॉइंट को काफी डिटेल में लिख सकते हो, थोड़ा सा इलैबोरेट भी कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क का होता तो मैं सिंपल आपको बोलती है कि आप लाइन लिखो, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा और आप अपने अगले पॉइंट पर चलो। लेकिन क्योंकि 20 मार्कर है तो आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफाइन करना, डिटेल मैनर में लिखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, चलो। तो अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके, दे आर जनरलिस्ट इन नेचर, दे आर जनरलिस्ट। इनको सब चीजों के बारे में पता है बट थोड़ा थोड़ा पता है।
एक पर्सन को फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, एक ऐसे पर्सन को एजुकेशन के बारे में, ग्राउंड लेवल पर कैसे स्कूल्स ऑपरेट होते हैं, सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो पर्सन है वो अगर हमारी हेल्प करेगा, इफ वी आर मेकिंग दी पॉलिसी, देन द पॉलिसी विल बी वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और होलिस्टिक मैनर में हम चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये हम लिखेंगे साथ में। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मिलेगी हेल्प, और जो भी ये करप्शन लेवल हम लोग फेस करते हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का एक आप बोलते हो ना कि एक ये आप कह लो कि नेक्सस है या फिर एक कॉरिडोर है, उसमें क्या होता है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, पूरी लॉबी को बचाने के लिए, ब्यूरोक्रेटिक लॉबी जिसको हम बोलते हैं, उन सबको बचाने के लिए जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आपने किसी एक ब्यूरोक्रेट कुछ कह दिया है तो पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है वो आपके खिलाफ हो जाती है। तो इससे होता क्या है, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। तो जो स्पेशलाइज्ड पर्सन हम लोग लेकर आ रहे हैं, उससे जो ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है उसको भी हम थोड़ा सा कैश में रख सकते हैं, थोड़ा सा हम चेक पे रख सकते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकिंग में डिले हम लोग ना फेस करें। तो ब्यूरोक्रेटिक लॉबी शुड बी डिक्रीज्ड और शुड बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ए नेगेटिव मैनर। ठीक है, फिर आप लिखोगे इसमें सिग्निफिकेंस में कि पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या क्या हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाके चीजें देखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको जो स्पेशलिस्ट नॉलेज होगी, जो स्पेशलिस्ट प्रॉब्लम्स होंगे उसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम इनसे इजीली ले सकते हैं। तो जो डिसीजन रहेगा वो हमारा थोड़ा सा एक फास्टन वे में रहेगा, इट विल फास्टन अप दी प्रोसेस, इट विल फास्टन अप दी प्रोसेस। तो ये सब जो सिग्निफिकेंस आप इसमें लिख सकते हो। थोड़ा सा आप ये लिखोगे कि नए फ्रेश आइडियाज आएंगे, नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे, नए तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आएंगी, उनका जो टेक्निकल फील्ड है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करेंगे। तो ये सब जो चीजें आप लिखोगे इन द सिग्निफिकेंस। ठीक, चलो साथ में इसमें कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपके मॉडल आंसर्स में कि जो स्पेशलिस्ट हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी टारगेट ओरिएंटेड, कि उनको होता है कि एक साल में इतना चीजें अचीव करनी है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं थोड़ा सा सरकारी नौकरी के हिसाब से बहुत ढीले चल रहे होते हैं, तो जब नए लोग आएंगे, नए इनोवेशंस आएंगी, नया एंथुजियाज्म आएगा, तो जो डिसीजन होंगे वो भी नए नए अच्छे तरीके से लिए जाएंगे। तो दीज विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटरल एंट्री। लिख सकते हैं इस चीज को सिग्निफिकेंस में, पॉजिटिव्स में। क्लियर है सभी को? बता दो जरा एक बार। आओ जरा, फिर हम बात करेंगे चैलेंजेस और कंसर्न्स, कि और कौन कौन से कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दी लेटरल एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो वो अपने लोगों को इम्प्लीमेंट, वो अपने लोगों को पॉलिसी बनाने के जो प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड करने के लिए उनको ऐड कर लेती है। दैट्स अ काइंड ऑफ करप्शन, कि अपने जो लोग हैं आपने उनको हायर ब्यूरोक्रेसी में रख दिया। क्या पता वो टैलेंटेड है या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली जो पावर है वो तो इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो देयर कैन बी द इशू ऑफ टैलेंट। ठीक, पॉलिटिकल नेक्सस हो सकता है बिटवीन दी, पॉलिटिकल नेक्सस बिटवीन दी आपके इन्फ्लुएंशियल पर्संस एंड दी पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्सस रहेगा। दूसरा, अगर हम जो जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जर्नलिस्ट ने काफी सारी चीजें देखी होती हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम देकर पर्सन पास होकर जाता है उसने सब चीजें देखी होती हैं, उसको भारत दर्शन करवाते हैं, गरीबी दिखाते हैं, स्कूल में स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं गांव में वो दिखाते हैं। वो सब जो चीजें हैं ये एक आईएएस एक ब्यूरोक्रेट को पता होती है ना। लेकिन जो नया स्पेशलिस्ट आएगा, क्या पता उसने कभी अपनी लाइफ में गांव की शक्ल न देखी हो, है ना। अगर वो गांव के पूरे रिवाजों से, रीतियों से या फिर उसके पूरे माहौल से बिल्कुल उसको पता ही नहीं कि वो क्या चीज है, तब वो कैसे पॉलिसी बनाएगा रिगार्डिंग दैट पूरा सिनेरियो। तो वो जो एक चैलेंज है
वो यही है कि उसकी जो पूरी परवरिश है वो इस तरीके से हो सकती है कि ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, जितना कि आपके आईएएस हैं। दूसरा, अगर जो आईएएस पहले से पेपर देकर लगे हुए हैं और दूसरा पर्सन जो उनके ऊपर पोस्ट पर आया है विदाउट गिविंग एनी एग्जाम, तो देयर कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो लेटरल एंट्री से आए हैं और जो पेपर पास करके आए हैं। तो ये सब चैलेंजेस आपको पहले देखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप लेटरल एंट्री वाले फिनोमेना को बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्या लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स हम लोग? ओके और तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर दी अदर स्टेप्स दैट वी कैन टेक। देखो हम क्या लिखेंगे इसमें कि अभी रिसेंटली सरकार ने एक वो निकाला था ना, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म, जो ये था ये IGOT जिसको बोलते थे हम लोग, इट इज दी मिशन कर्मयोगी के अंदर हम लोगों ने इसको निकाला था। इसकी फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना क्या है इसकी। मिशन कर्मयोगी निकाला था जहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको रूल बेस्ड से लेकर क्या बनाया गया था, दैट यू हैव टू फोकस मोर ओवर दी रोल्स। रोल बेस्ड टू रोल बेस्ड जो चीजें रहेंगी वो आपने एक्वायर करनी है। आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो हम लोग देंगे कि अगर आप नहीं भी ट्रेनिंग कर पा रहे हो फिजिकली, तब आपको डिफरेंट जो कोर्स रहेंगे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हम करवाएंगे, और तभी हम अल्टीमेटली आपको जो बढ़िया आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रहेगा उसको हम मेजर कर पाएंगे। आपको हर चीज की नॉलेज दी जाएगी, आपको हर चीज का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ताकि जब कोई पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी इंप्लीमेंट करो तो आपको बढ़िया तरीके चीजों के बारे में पता हो ऑलरेडी। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मेंशन किया है। लिटरल एंट्री के अलावा आप क्या बोल सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करने के लिए देयर शुड बी दी डिजिटाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर करो, ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर करो। तो ये लिटरल एंट्री के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते थे टू इम्प्रूव द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। ये आप लोगों ने लिखना है इसमें कंक्लूजन, ठीक है। तो आपका यही स्ट्रक्चर रहेगा, लिटरल एंट्री है क्या, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अपने पॉइंट्स लिखने हैं, कंसर्न्स के पॉइंट्स लिखने हैं, और लास्ट में आपने लिखना है इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। है क्लैरिटी इस क्वेश्चन की? किसी को डाउट हो इसमें? हाँ, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जी वही ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए था ये। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आया है, इसका कंटेंट हमें समझ में आया है? नहीं, आप लिखोगे टुवर्ड्स कंक्लूजन में मोर ऑफ गुड लिखना है। मोर ऑफ गुड मतलब कि लेटरल एंट्री से फायदा क्या, नुकसान क्या, वो ये हम नहीं लिखेंगे। लेटरल एंट्री के अलावा और किन किन चीजों से फायदा पहुंच सकता है हायर ब्यूरोक्रेसी में, वो हम मेंशन करेंगे, वो हम लिखेंगे। मतलब चीजें अच्छी करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या हम और तरीके अपना सकते हैं, वो हम लिखेंगे इसमें। ओके विश्वजीत, हाँ जी। तो ये है आपकी आज की क्वेश्चंस। यही पैटर्न रहेगा हमारा थ्रू आउट 60 डेज, मंडे टू फ्राइडे। हम पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे 1 घंटा बैठ के, उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, PDF बनाओ उसकी एक और सेंड कर दो। कहाँ सेंड करोगे? membercbl@gmail.com पर। यहाँ पर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, और आपकी जो आईडी है, जो भी CBL आईडी है, वो आपने लिखनी है, ताकि ये रहे कि एनरोल स्टूडेंट्स ही चेक करवा रहे हैं अपने आंसर्स। तो इसका हम ध्यान रखें थोड़ा सा। तो आप इसको इवैल्यूएशन के लिए भेज दीजिए। विदिन 3 to 4 डेज आपकी जो आंसर्स रहेंगे वो चेक होकर आते रहेंगे। 3-4 दिन बाद आपकी रोज कोई ना कोई आंसर्स आपकी चेक होकर आ रहे होंगे। उस तरीके से पेज बन जाएगी फिर हमारी। बाकी पैटर्न और फॉर्मेट आप लोगों को कंफर्टेबल है ये? किसी को इसमें कुछ चेंज करवाना हो, इसमें कुछ राय देनी हो, एडवाइस देनी हो, तो मोस्ट वेलकम।
जी ओके ठीक है, तो खत्म कर सकते हैं क्लास को हम लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है? एक मिनट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, बिल्कुल कविता इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपके ऐप पर। जी डेली टेस्ट, हाँ डेली टेस्ट भी होंगे चेक आपकी गौरव, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं ये आपके चेक होकर आएंगे 3 to 4 डेज के बाद। सेक्शनल तो चलो टेस्ट सीरीज ही है ना आपकी, वो तो आपके चेक होंगे ही होंगे। हमें तो प्रैक्टिस इसकी करनी है ना, मेनली रोज हमें लिखना है। जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज की ले रहे हैं नहीं है तो टेस्ट सीरीज वाले क्लास नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ये फ्री क्लासेस नहीं है, ये जीएस का पेड कोर्स है। नहीं, जो आपने ऑलरेडी लिख ली है ना दिव्यांशी आंसर, डिस्कशन के बाद दोबारा नहीं लिखना हम लोगों को, पहले जो लिख लिया बस वही भेजने हैं आपने। दोबारा लिखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, फिर तो मैंने आंसर बता ही दिया आपको, आपने वही पॉइंट्स लिखने होंगे जो हमने चेक करने हैं। फिर जो पहले लिखे हैं बस वही, जितना लिख लिया उतना भेजना है, जितना लिख लिया उतना भेजना है, ये आप ध्यान रखना। मतलब कहने का ये है कि आप टाइम एक्स्ट्रा लगाओ, उसको कंप्लीट कर दो, फिर इवैल्यूएट करवाओ, ये आपकी जो तैयारी है उसको कहीं से बेनिफिट नहीं करता। ये बस आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, मैंने अटेम्प्ट करके भेज दिया, उससे आपकी आंसर राइटिंग में या स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने आपने लिखे हैं सिर्फ उतने ही आपने भेजने हैं, और जो विद इन 1 आवर आपने लिखे हैं बस वही आपने आंसर भेजने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना आपने उसमें। गलत लिखी है सही लिखे हम देख लेंगे बाद में। जी दिव्या सेम रहेंगे डेली नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो डिपेंड करता है मेंस कितना जल्दी आ रहा है। अगर मेंस आपका 2 महीने के बाद है तो हम इतना ही रखेंगे, अगर जल्दी रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, दैट इज टोटली आवर डिस्क्रिप्शन। जी मेल आईडी सही है गौरव, यही है। नहीं आपके पास शेड्यूल है विश्वजीत, अभी क्या डेट है, 1 अगस्त से 5 अगस्त जो ये वाला वीक रहेगा, उसमें आपका अगर आप मेंस का सिलेबस निकालो तो इसमें लिखी हुई है GS1 में 8 टॉपिक्स, उसकी 8 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। जो हेडिंग है ना आपकी करंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल इश्यूज, वो जो पोर्शन है वो हम लोग कर रहे हैं इस हफ्ते में। जो इकोनॉमी होगी उसके लिए आपका अलग हफ्ता है, वो शेड्यूल आपको मेंशन है टोटली। मिसलेनियस नहीं, करंट और सोशल इश्यूज है मेनली आपके इस हफ्ते में चलेंगे। जो फिर आपकी पॉलिटिक्स शुरू होगी या फिर इकोनॉमी शुरू होगी, दैट इज इन शेड्यूल, वो आप वहां से देख लेना एक बार। ठीक है, क्लैरिटी है हमें सभी को। हम लोग 1 घंटा लिखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम मेल कर देंगे और हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ताकि जो भी पॉइंट्स आपके रह गए हो, आपको नहीं आते हो, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके फिर क्लास खत्म हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कंटेंट आपको कविता मिलेगा, क्वेश्चन नहीं, ये आपको मॉडल आंसर्स हैं। जो कंटेंट आपने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है, पॉलिटी का, आपका इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, उतना ही आपने याद रखना है। बस आपने प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना कंटेंट आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप डिले करोगे और आंसर लिखने की जो कला होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी आपकी। आपने खुद से पढ़ना है, अपने नोट्स आपने कोई पहले बना रखी है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, उससे हम नहीं रोक रहे आपको कि आप नहीं पढ़ो उसको, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है। जी मॉडल आंसर्स की PDF मिलेगी, मैं अपलोड करवा दूंगी जाकर अभी। और मॉडल आंसर्स भी आप तभी देखोगे जब आपने सारे डिस्कशन वीडियो देख ली है और आपने एक बार अपने आप से आंसर्स लिख लिए हैं। अदरवाइज मॉडल आंसर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना और इसको याद करना, बट प्रैक्टिस हमें करनी है खुद लिखने की। पेपर क्लियर होगा उसी से ही, ईमानदारी से लिखेंगे, ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दिव्या, और किसी का कोई डाउट? चलो ओके, फिर हम क्लास करते हैं खत्म। हम कल मिलेंगे 11 बजे, 11 से 12 रहेगा आपका लिखने का समय, और 12 बजे से रहेगी आपकी डॉट क्लास। अगर आपको ग्रुप में 11 बजे जो वर्ड फाइल हम अपलोड करवाएंगे,
आपने बस मान के चलना है कि 11 से 12 आपने लिखना है एंड 12 बजे योर क्लास विल स्टार्ट शार्प डिस्कशन वाली। ठीक है, जैसे हम लोगों ने आज किया ना कि मैंने आपको पहले एक बार ब्रीफ कर दिया कि हम ये क्वेश्चंस लिखेंगे 1 घंटे में। अगर ये एक्टिविटी हम कल नहीं भी करते हैं तो 11 बजे आपको मैसेज आ जाएगा उस पूरे क्वेश्चंस का जो आपने 1 घंटे में लिखने होंगे, और 12 बजे आपकी ये वाली डिस्कशन वाली क्लास शुरू होगी। क्लैरिटी है सभी को? तो जूम सेशंस जो होंगे वो आपके 12 बजे से शुरू होंगे। पहले आपने 1 घंटा बैठे खुद लिखना है डिसिप्लिन रह के। चलो ओके, फिर हम लोग मिलेंगे कल